बिहार मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास डीप डाइव सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो भी छात्र बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई या टीचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बेहद क्रूशियल होने वाला है। आज हम 2025-26 के लिए जो बीपीएससी करंट अफेयर्स मास्टर क्लास के बिल्कुल नवीनतम और आधिकारिक नोट्स हैं, उनका गहन विश्लेषण करेंगे। जी बिल्कुल। और आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है बिहार और विशेषकर राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी, मेट्रो और पूरे शहरी विकास का जो ढांचा बदल रहा है। हाँ, ढांचागत विकास। एकदम सही। हम अक्सर इन नोडल एजेंसियों और योजनाओं के नाम बस रट लेते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो बड़ी तस्वीर है, जो पूरी इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स की कहानी है, उसे समझना बहुत जरूरी है एक प्रशासक के नजरिए से। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मिशन भी यही है आज। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास इतना प्राचीन है, भूगोल इतना सघन है, वो खुद को 21वीं सदी के मानकों पर कैसे ढाल रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़े केस स्टडी है अपने आप में। बिल्कुल सही कहा। जब मैं इन नोट्स को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बड़ी दिलचस्प एनोलॉजी आई, मतलब एक सादृश्य। जरा सोचिए कि आपके पास एक बहुत पुरानी, भारी भरकम क्लासिक विंटेज कार है। अच्छा। और आप उस विंटेज कार के बॉनेट के नीचे एक बिल्कुल नया हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक इंजन फिट कर रहे हैं। और पुराने डैशबोर्ड पर एकदम लेटेस्ट सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम लगा रहे हैं। पटना को स्मार्ट सिटी बनाना कुछ कुछ ऐसा ही है। ये तो ना काफी सटीक है। लेकिन इसमें कैच है, ये इंजन बदलने का काम किसी शांत गैराज में नहीं हो रहा है। ये तब हो रहा है जब वो कार हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अरे बाप रे। मतलब शहर को रोके बिना उसका पूरा सिस्टम बदलना। बिल्कुल। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और देखिए, जब आप चलती हुई कार का इंजन बदलते हैं ना, तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि उसकी रफ्तार कायम रहे। अगर हम नोट्स के पहले हिस्से पर नजर डालें तो सबसे बड़ा भौतिक बदलाव जो हो रहा है वो इसी रफ्तार को लेकर है, यानी शहर की मोबिलिटी या गतिशीलता। मोबिलिटी, हाँ। क्योंकि किसी भी शहर को स्मार्ट कहने से पहले आपको उसका जो परिवहन तंत्र है उसे सुचारू करना होगा। अगर लोग समय पर दफ्तरी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपकी कोई भी डिजिटल तकनीक काम नहीं आने वाली। एकदम सही बात है। और इसी बुनियादी जरूरत से हमारा जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट है वो सामने आता है, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। नोट्स में इसे MRTS यानी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा गया है। जी। अब अगर हम इसके प्रशासनिक ढांचे को देखें तो इसका नोडल विभाग शहरी विकास और आवास विभाग है। जी। लेकिन यहीं पर मेरा एक सवाल है। इस पूरे प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक अलग इकाई बनाई गई है, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे PMRCL कहते हैं। हाँ बिल्कुल। शहर में तो पहले से ही नगर निगम है, इतने सारे विभाग हैं, फिर एक प्रोजेक्ट के लिए पूरी की पूरी नई कॉरपोरेशन बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? देखिए, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहलू है। एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब वो सिर्फ परिवहन नहीं है, वो हजारों करोड़ का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है। एक सामान्य नगर निगम का काम क्या होता है? रोजमर्रा की सफाई, स्ट्रीट लाइट या स्थानीय सड़कें देखना। उनके पास ना तो इतनी वित्तीय ताकत होती है और ना ही वो तकनीकी स्वायत्ता जो मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट को चाहिए। मतलब उन्हें रोज के कामों से फुर्सत ही कहाँ है? बिल्कुल। इसीलिए PMRCL जैसी एक ऑटोनोमस बॉडी या जिसे तकनीकी भाषा में स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV कहते हैं, वो बनाई जाती है। अच्छा, SPV। हाँ, ताकि लाल फीताशाही यानी रेड टेप कम हो। जो अंतर्राष्ट्रीय टनल बोरिंग मशीनें आनी है उनके टेंडर जल्दी पास हो सकें और केंद्र और राज्य सरकार का जो फंड आ रहा है उसका बिना किसी देरी के सीधा उपयोग हो सके। मतलब वो विंटेज कार के लिए आपने एक डेडिकेटेड इंजीनियरिंग टीम ही अलग कर दी। एकदम सटीक। अब समझ आया। चलिए अब जरा इसके भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। नोट्स में 2 प्रमुख कॉरिडोर्स का जिक्र है। कॉरिडोर 1 जो दानापुर से खेमनीचक तक है और कॉरिडोर 2 जो पटना रेलवे स्टेशन को न्यू ISBT यानी इंटरस्टेट बस टर्मिनल से जोड़ता है। जी बिल्कुल। अभी फोकस टनल, स्टेशन और डिपो बनाने पर है, लेकिन मुझे फिर वही चलती हुई कार वाली बात याद आ रही है। पटना में इतनी घनी आबादी है, मौजूदा ट्रैफिक इतना ज़्यादा है और आप जमीन के नीचे बड़ी बड़ी मशीनों से सुरंगें खोद रहे हैं। ये तो है। ये तो किसी लॉजिस्टिकल दुष्स्वप्न जैसा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई मरीज मैराथन दौड़ रहा हो और दौड़ते दौड़ते उसकी ओपन हार्ट सर्जरी भी की जा रही हो। काफी दिलचस्प उदाहरण है। तो प्रशासन इस विरोधाभास को जमीन पर संभाल कैसे रहा है? देखिए,
जो आपने मैराथन और सर्जरी वाली बात कही, प्रशासन भी इस जटिलता को समझता है। और अगर आप नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़ें तो मेट्रो के साथ साथ एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है। वो क्या? ग्रीन मोबिलिटी, विशेष रूप से जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनका विस्तार किया जा रहा है पटना में। और ये कोई संयोग नहीं है कि ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ सर्जरी के दौरान मतलब ट्रैफिक को चालू रखने का कोई टेम्परेरी तरीका है? नहीं, टेम्परेरी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म समाधान का अहम हिस्सा है। देखिए, होता क्या है, जब मुख्य सड़क पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण होता है तो ट्रैफिक के लिए जगह बचती ही नहीं है। हाँ, बैरिकेडिंग हो जाती है। बिल्कुल। ऐसे में अगर आप पुरानी बड़ी डीजल बसें चलाएंगे तो पूरा शहर चौक हो जाएगा। ये नई इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण तो कम करती ही हैं, पर इनका संचालन बहुत ही सुनियोजित तरीके से फीडर रूट्स पर किया जाता है। और इससे भी बड़ी बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, किसी भी MRTS की सफलता फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है। फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कोई व्यक्ति अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक कैसे पहुंचेगा और फिर स्टेशन से अपने ऑफिस तक कैसे जाएगा? राइट, एकदम सही। मान लीजिए आप पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT तक मेट्रो से 15 मिनट में पहुंच गए। ठीक है। लेकिन वहां से आगे जाने के लिए आपको कोई ई-रिक्शा या बस ही नहीं मिल रही, तो क्या आप अगली बार मेट्रो लेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। बस इसीलिए इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक स्मार्ट मोबिलिटी इकोसिस्टम के दो हिस्से हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। बसें शहर की धमनियों की तरह छोटे हिस्सों को जोड़ती हैं और मेट्रो मुख्य नसों की तरह भारी ट्रैफिक को तेजी से आर पार ले जाती है। बहुत ही लॉजिकल तस्वीर उभर कर आ रही है इससे। तेज रफ्तार मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसें, ये शहर की नई नसें और मांसपेशियां बन रही हैं। लेकिन अगर मैं शरीर विज्ञान वाले सादृश्य को ही थोड़ा और आगे ले जाऊं, तो शरीर में मांसपेशियां कितनी भी ताकतवर हों, बिना एक तेज दिमाग के वो आपस में ही टकरा जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। ट्रैफिक को बस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी नहीं है, उसे सही दिशा देना भी जरूरी है। और यही हमें हमारे नोट्स के अगले बड़े हिस्से की तरफ ले जाता है, शहर का डिजिटल दिमाग। जी, स्मार्ट सिटी मिशन। हाँ, स्मार्ट सिटी मिशन और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है। और यही वो जगह है जहां शहर असल में स्मार्ट बनता है। ये पूरा का पूरा जो तकनीकी ढांचा है, ये पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड लागू कर रही है। लेकिन इस पूरे सिस्टम के केंद्र में, इसके कोर में जो चीज काम कर रही है वो है ICCC, यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। हाँ, ICIC। नोट्स में इसके उद्देश्यों की एक पूरी लिस्ट दी गई है। रियल टाइम सिटी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, शहरी सुरक्षा, ई-गवर्नेंस। मतलब जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई स्पेसशिप हो जहां एक बड़ी सी स्क्रीन पर पूरे शहर का डेटा आ रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही विजुअल है इसका। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूँगा। कागज पर ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी ज़मीनी हकीकत भारत में और ख़ासकर पटना जैसे शहर में, जहाँ ट्रैफिक नियम सिर्फ सुझाव माने जाते हैं, हाँ, ये तो है। जहाँ गाय अचानक सड़क के बीच आ जाती है या कोई ठेले वाला रास्ता रोक लेता है, वहाँ ये हाई टेक कमांड सेंटर कैसे काम करेगा? क्या ये सिर्फ महंगे कैमरों का एक जाल बनकर नहीं रह जाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और इसका जवाब ICIC के काम करने के तरीके में ही छिपा है। ICIC सिर्फ कैमरों की लाइव फीड देखने के लिए नहीं बना है। तो फिर ये प्रिडिक्टिव गवर्नेंस का टूल है, यानी भविष्यवाणी आधारित प्रशासन, और ये सब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होता है। तो ये AI हमारे इस देसी ट्रैफिक की अराजकता को कैसे समझ लेता है? देखिए, AI इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हर गाड़ी अपनी लेन में चल रही है या नहीं। वो कंप्यूटर विजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर विजन? हाँ, ये सिस्टम कैमरों से वाहनों के घनत्व यानी डेंसिटी, उनकी औसत गति और सड़क पर फैलाव को एनालाइज करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गांधी मैदान के पास कोई बहुत बड़ी रैली या आयोजन हो रहा है। ठीक है। अब ICCC का सिस्टम क्या करेगा? वो पिछले कई सालों का डेटा लेगा, आज का मौसम देखेगा और अभी की लाइव फीड देखेगा, और इन सबको मिलाकर वो पहले ही कैलकुलेट कर लेगा कि अगले 45 मिनट में डाक बंगला चौराहे पर एक भयंकर जाम लगने वाला है। ओह, तो मतलब वो जाम लगने का इंतजार ही नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं। जो हमारा पारंपरिक प्रशासन है वो रिएक्टिव होता है। हाँ, जाम लगता है तब ट्रैफिक पुलिस भागती है। वैकल्पिक रास्ता ले लीजिए। ये तो कमाल है। और इतना ही नहीं, ई-गवर्नेंस के तहत इसे और भी कई चीजों से इंटीग्रेट किया गया है।
जैसे ऑनलाइन शिकायत निवारण और डिजिटल संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स भी इसी डिजिटल दिमाग का हिस्सा है। एक मिनट। ये डिजिटल प्रॉपर्टी टैक्स को स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर से जोड़ने का क्या लॉजिक है? मतलब ये तो रेवेन्यू का मामला है ना? लॉजिक बहुत सीधा है। ये जो इतना हाई टेक सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया, ये हवा में तो नहीं चलेगा ना। हाँ, पैसा चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। जब आप शहर की हर एक संपत्ति की GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए डिजिटल मैपिंग कर लेते हैं और टैक्स कलेक्शन को ऑनलाइन कर देते हैं, तो कोई भी टैक्स देने से बच नहीं सकता। इससे नगर निगम का राजस्व बढ़ता है और उसी पैसे से आपकी ये इलेक्ट्रिक बसें और स्मार्ट कैमरे मेंटेन किए जाते हैं। अच्छा, तो सब कनेक्टेड है। हाँ, जब सारा डेटा एक ही जगह ICC में आता है तो अलग अलग विभागों के बीच जो दीवारें होती हैं, जो साइलोज होते हैं, वो टूट जाते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता आती है। ये वाकई बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ तंत्र है। मतलब डेटा सिर्फ ट्रैफिक नहीं सुधार रहा, वो शहर की अर्थव्यवस्था को भी पारदर्शी बना रहा है। जी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। हमने जमीन के नीचे हजारों करोड़ की मेट्रो बना दी, जमीन के ऊपर स्मार्ट बसें चला दी, AI वाला डिजिटल दिमाग भी लगा दिया। बिल्कुल। लेकिन प्रकृति को आपके AI या फाइबर ऑप्टिक केबल से कोई मतलब नहीं है। अगर मानसून में लगातार 3 दिन बारिश हो जाए और पूरा पटना घुटनों तक पानी में डूब जाए, तो ये पूरा स्मार्ट सिटी शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमारी सारी तकनीकी प्रगति पानी में बह जाएगी। और इसीलिए नोट्स का जो अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो जमीनी बुनियादी ढांचे की बात करता है। अमृत मिशन और शहरी बाढ़ प्रबंधन यानी अर्बन फ्लड मैनेजमेंट। मैं कहूंगी कि इस पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का सबसे नाजुक हिस्सा है। अगर शहर ही सुरक्षित नहीं है तो वो स्मार्ट कैसे हो सकता है? सही बात है। इन जमीनी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन है, अमृत, यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है MOHUA यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका सीधा मतलब है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों का बहुत भारी निवेश और तालमेल शामिल है। और नोट्स के मुताबिक बिहार में इस अमृत मिशन को 6 प्रमुख शहरों में लागू किया जा रहा है: पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और दरभंगा। जी। और इसका मेन फोकस है वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, ग्रीन स्पेसेस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जो मलिन बस्तियां हैं, स्लम एरियाज, उनके पुनर्विकास की बात है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, बिहार में इतने सारे शहर हैं, केवल इन्हीं 6 शहरों को क्यों चुना गया? क्योंकि ये जो 6 शहर हैं, ये बिहार की शहरी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े इंजन हैं, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक रूप से ये सबसे घने और पुराने शहर भी हैं। हाँ, ये तो है। आप खुद सोचिए, गया या मुजफ्फरपुर जैसे एकदम प्राचीन और घने शहरों में आज के समय में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम बिछाना कितनी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होगी। बहुत मुश्किल है। अमृत का असल मकसद ही यही है, उन शहरों में वो बुनियादी जमीन तैयार करना जिस पर कल स्मार्ट सिटी खड़ी हो सके। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक तरफ स्लम एरिया वैसे का वैसा छोड़ दें और दूसरी तरफ ICC कमांड सेंटर चलाएं। वो तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। जब PMAU के तहत आप कच्ची बस्तियों को पक्की और किफ़ायती घरों में बदलते हैं, जहां अमृत के तहत पीने का साफ पानी और सीवर लाइन जुड़ी होती है, तब जाकर आप शहर के स्वास्थ्य का एक आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं। और यही बात मुझे वापस पटना के बाढ़ प्रबंधन की ओर ले जाती है। मैंने पढ़ा है कि पटना का जो भूगोल है वो कुछ हद तक एक तश्तरी यानी सॉसर के आकार का है। नहीं, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक गंगा, सोन, पुनपुन जैसी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। तो जब बारिश का पानी इस तश्तरी में जमा होता है तो वो प्राकृतिक रूप से बाहर नहीं निकल पाता। सही कहा आपने। ऐसे में नोट्स में जिस ड्रेनेज आधुनिकीकरण और जल भराव कम करने की बात की गई है, वो कोई लग्जरी नहीं है, वो तो इस शहर के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ही इस पूरी स्मार्ट सिटी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी पहली सुरक्षा पंक्ति है? मैं कहूंगी कि 100% सच है। जल निकासी या ड्रेनेज ये सिर्फ एक म्यूनिसिपल काम नहीं है, ये वो अदृश्य ढाल है जो आपके हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट को बचाती है। आप इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझ कर देखिए। अगर पटना में बाढ़ प्रबंधन फेल हो जाता है तो क्या होगा? पानी भरेगा और वो पानी जमीन के नीचे रिस कर नई मेट्रो टनल और अंडरग्राउंड स्टेशंस में घुस जाएगा। वो पानी उन डक्ट्स में घुस जाएगा जहां ICC के फाइबर ऑप्टिक केबल बिछे हैं।
शहर का डिजिटल दिमाग तुरंत काम करना बंद कर देगा। और हमारी वो नई इलेक्ट्रिक बसें, वो पानी में फंसकर खराब हो जाएंगी। यानी अगर अमृत और बाढ़ प्रबंधन फेल हुआ तो पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी सिस्टम कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिल्कुल ढह जाएगा। इसीलिए ड्रेनेज का आधुनिकीकरण इतना जरूरी है। भारी क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, नए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बन रहे हैं। अच्छा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कैसी भी बारिश हो, शहर का नर्वस सिस्टम यानी फाइबर ऑप्टिक्स और शहर की धमनियां यानी मेट्रो और सड़कें सुरक्षित रहें। ये अलग-अलग प्रोजेक्ट नहीं है। सीवरेज, बाढ़ प्रबंधन, आईसीसीसी और मेट्रो, ये सब एक बड़े इकोसिस्टम के पुर्जे हैं। अगर एक भी कमजोर पड़ा तो वो विंटेज कार हाईवे पर क्रैश हो जाएगी। वाकई ये नजरिया एकदम स्पष्टता ले आता है। मतलब पूरे मास्टर क्लास नोट्स को हमने एक नई रोशनी में देख लिया आज। जी। अक्सर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन सरकारी योजनाओं को बस बुलेट पॉइंट्स में रट लेते हैं कि भाई मेट्रो पीएमआरसीएल के तहत है, अमृत 6 शहरों में है, लेकिन आज के इस एनालिसिस से एकदम साफ हो गया कि ये सब आपस में गुंथे हुए कैसे हैं। बिल्कुल। अगर हम इन सारे तारों को एक साथ जोड़े छात्रों के लिए, तो सबसे पहले एक शहर को चलने के लिए आधुनिक नसों की जरूरत है, जो पटना मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसें मिलकर दे रही हैं। जी, एकदम सही। और अंत में इन दोनों हाईटेक प्रणालियों को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा चाहिए, जो अमृत मिशन और आधुनिक बाढ़ प्रबंधन के जरिए बनाया जा रहा है। और देखिए, यही वो बड़ी तस्वीर है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार को समझनी चाहिए। जब आप बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते हैं ना, तो परीक्षक ये नहीं चाहता कि आप बस तथ्य उगल दें। वो देखना चाहता है कि क्या आप एक प्रशासक की तरह सोच पा रहे हैं। बिल्कुल। एक प्रशासक जानता है कि आईसीसी का डेटा तभी काम का है जब नगर निगम जमीन पर काम करे, और मेट्रो तभी सफल है जब ड्रेनेज उसे डूबने से बचाए। ये इंटरकनेक्टिविटी समझना ही इस पूरे सिलेबस का असली सार है। ये एनालिसिस वाकई नोट्स को एक जीती जागती कहानी में बदल देता है। लेकिन इस पूरे तकनीकी और ढांचागत महाकाव्य के बाद मेरे मन में एक बहुत गहरा विचार आ रहा है। अच्छा। जी, जिसका जिक्र शायद इन सरकारी बुलेट पॉइंट्स में कहीं नहीं है, लेकिन ये इस विषय की आत्मा से जुड़ा है। बताइए। जरा सोचिए, जैसे जैसे 2025 और 2026 तक पटना, गया या दरभंगा जैसे हमारे शहर पूरी तरह से स्मार्ट और हाईटेक हो जाएंगे, जमीन के नीचे टीबीएम मशीनें दौड़ेंगी, एआई हर कदम का डेटा प्रोसेस करेगा, कंक्रीट के बड़े बड़े पिलर्स होंगे। ऐसे में इन प्राचीन शहरों की जो अपनी एक सदियों पुरानी गहरी सांस्कृतिक पहचान है, उसका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये जो अत्याधुनिक तकनीक है, ये फाइबर ऑप्टिक्स का जाल, क्या ये इन शहरों की मूल आत्मा को हमेशा के लिए मिटाकर इन्हें बस किसी भी अन्य बेजान ग्लोबल सिटी जैसा बना देगा? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि ये तकनीक उस प्राचीन आत्मा को एक बिल्कुल नया, सुरक्षित रूप दे दे? क्या एक 2000 साल पुरानी संस्कृति एक डिजिटल शरीर में धड़क सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको किसी सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन एक जागरूक नागरिक और भावी प्रशासक के रूप में आप सबको इस पर जरूर सोचना चाहिए। मैं भी छात्रों से यही कहूंगी कि वो इनकी पॉइंट्स को रिवाइज करते रहें और इस इंटरकनेक्टिविटी को ध्यान में रखें। हम अगले सेशन में इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। बिहार मैटर्स की तरफ से आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।